हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद नोबिता। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय असेट प्लस एकेडमी। मैं आपके लिए लाया हूं एक और इम्पोर्टेंट NISM 5A मॉक टेस्ट वीडियो जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। Question number 1. Identify the incorrect statement with respect to SEBI complaint redress system scores. Option A. Scores enables the market intermediaries and listed companies to receive complaints from investors, redress such complaints and report redressal. Option B. Scores is a web-based centralized grievance redress system. Option C. Scores is a completely online, so an investor cannot lodge a physical complaint. Option D. If an investor lodges a physical complaint, then such complaints are scanned and then uploaded in Scores for processing. So guys, यहाँ पर है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. So बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. स्कोर्स भले ही एक कंप्लीटली ऑनलाइन वेबसाइट है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर चाहे तो वो है ना रिटर्न कंप्लेंट लिख सकता है, फिजिकल फॉर्म में जाके किसी भी सेबी के ऑफिस में जाके सबमिट कर सकता है. एंड उनका काम है, सेबी वालों का काम है कि वो उसको स्कैन करके अपलोड कर दे स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो वहां जाके आप सिर्फ ऑनलाइन ही कंप्लेन कर पाओगे. आप ऑफलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो फिजिकल फॉर्म में, एंड सेबी ऑफिस में आप जमा कर सकते हो. तो बाकी तीन स्टेटमेंट करेक्ट थे, बस सी ऑप्शन इनकरेक्ट था. क्वेश्चन नंबर 2. Which exam has to be cleared to get the employee unique identification number EUIN from AMFI? Option A. SEBI 5A Mutual Fund Distributor Certification Examination. Option B. AMFI 5A Mutual Fund Distributor Certification Examination. Option C. NISM 5A Mutual Fund Distribution Certification Examination. Option D. NISM 5B Mutual Fund Distribution Certification Examination. So guys, see, जब भी है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन को है ना म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मार्केट में, तो उनको एमफी के साथ अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है. एंड उसके इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको EUIN नंबर लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. और उसके लिए ये पाने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना होता है जिसका नाम है NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. जब भी एक इंडिविजुअल को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको ARN नंबर लेना पड़ता है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर. एग्जाम क्लियर करने के बाद ही वो मिल सकता है. और कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई एम्प्लॉय जो है, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे, तो उसको EUIN नंबर लेना पड़ता है. उसके लिए भी आपको एग्जाम पास करना ही पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर अ वैल्यू फंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इज 50% ऑफ द टोटल असेट्स. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. तो गाइस, पहले वैल्यू फंड क्या होता है? वैल्यू फंड जो है ना एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो ऐसे इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिसका है ना इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू जो स्टॉक का है वो ज्यादा है, लेकिन आज जो स्टॉक मार्केट के अंदर उसका ट्रेडिंग प्राइस है वो कम है. सो समझ लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू, समझिए SBI की अगर हम बात करें, एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस. SBI समझो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है ना अभी 1000 रुपए है, राइट, लेकिन मार्केट में समझो वो अभी सिर्फ 750 रुपए में मिल रहा है. इसका मतलब वो सस्ता मिल रहा है, उसकी पोटेंशियल 1000 रुपए की है, राइट. तो जिस दिन मार्केट को ये रियलाइजेशन होता है ना, समझ जाइए, तो उस दिन वो फंड मैनेजर को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा. तो समझिए आज वो 750 रुपए पे फंड मैनेजर ने खरीद लिया और कल मार्केट को रियलाइज होता है कुछ अच्छा चीज होता है कंपनी के साथ, और वो स्टॉक का प्राइस भागते 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 1200 रुपए हो जाता है. तो देखो फंड मैनेजर को कितना अच्छा प्रॉफिट होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वैल्यू फंड के अंदर इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में 50% होना चाहिए क्या टोटल इन्वेस्ट असेट्स का? ऑब्वियसली नॉट. देखिए, अगर जब भी इक्विटी रिलेटेड कोई भी फंड है ना, तो उसमें मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए इक्विटी स्टॉक्स के अंदर, राइट. इक्विटी में होना ही चाहिए. अगर वो 50% ही है तो फिर वो इक्विटी स्कीम कैसे कहलाएगा, इक्विटी वैल्यू फंड कैसे कहलाएगा? तो यहाँ पर आंसर फॉल्स आएगा. एंड मिनिमम कोई भी इक्विटी फंड के अंदर 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, तभी वो इक्विटी स्कीम कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 4. डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आर लेस रिस्की कंपेयर टू थीमेटिक फंड्स इन टर्म्स ऑफ डैश रिस्क. ऑप्शन ए ड्यूरेशन, ऑप्शन बी साइज, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन डी स्टाइल. सबसे पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन इज द करेक्ट आंसर हियर. अब मैं आपको ना इन दोनों फंड का मतलब समझा देता हूँ. सबसे पहले मैं थीमेटिक फंड आपको समझाता हूँ. थीमेटिक फंड का मतलब होता है, नाम से ही पता चलता है कोई थीम में इन्वेस्ट हो रहा है, राइट. समझ लीजिए कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना, एक थीमेटिक फंड बनाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है, राइट. तो आप ना म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा मालूम है? उसी थीम के रिलेटेड जितने भी कंपनीज है ना उसमें इन्वेस्ट करेगा. जैसे कि अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें क्या क्या लगेगा? स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, पावर लगेगा. तो इन सारे सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं ना उसमें इन्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर एक थीम के लिए. लेकिन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड क्या होता है? उसमें है ना अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है. ऐसा कोई पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट नहीं करना है. आप पावर सेक्टर में भी कर सकते हो, सीमेंट सेक्टर में भी कर सकते हो, FMCG सेक्टर में भी कर सकते हो, ऑटो सेक्टर में भी कर
सकते हो, राइट। तो वहां पर कोई ऐसा पर्टिकुलर थीम नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थीमेटिक फंड यहाँ ज्यादा रिस्की नहीं हो गया, क्योंकि जब उस थीम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी या गवर्नमेंट के रूल में कुछ चेंजेस आएगी, कोई पॉलिसी में चेंजेस आएगी, तो पूरी थीम को अफेक्ट होने वाला है, राइट, पूरे सेक्टर को अफेक्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली थीमेटिक फंड ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो जब भी थीम अंडर परफॉर्म करेगा तो थीमेटिक फंड भी अंडर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अलग अलग कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो कोई अगर एक सेक्टर खराब भी परफॉर्म करता है तो बाकी सेक्टर्स तो ऐसा नहीं है कि उसके वजह से वो भी खराब परफॉर्म करेगा। आप समझ गए? तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, identify which of the following statements are false in context of benchmark. A, an independent agency should calculate the benchmark in a transparent manner. B, the process of choosing a benchmark for an index fund is very complex. So guys, ऐसे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो एक एक लाइन को बराबर से पढ़ने का। बी में देखिए लिखा हुआ है कि बेंचमार्क को जो चूज करने का प्रोसेस है इंडेक्स फंड के लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे नहीं लगता है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर समझिए मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप कंपनीज में, तो मैं इजीली निफ्टी 50 को एज अ बेंचमार्क ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी टॉप 50 कंपनीज है जो लार्ज कैप कंपनीज है, करेक्ट, एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये तो बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है। अब ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। An independent agency should calculate the benchmark in a transparent manner. Obviously yes, कि कोई भी है ना बेंचमार्क को है ना ट्रांसपेरेंट मैनर में ही बोलते हैं ना कैलकुलेट किया जाना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो स्पेशली जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है मोस्टली। सो यहाँ पर है ना फॉल्स स्टेटमेंट की बात की गई है, तो ऑप्शन बी ओनली बी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, मोहित नीड्स ₹2 lakh in 5 years from now. The interest rate is 7%. The amount required today to be invested can be calculated by using the formula dash. अब देखिए यहाँ पर है ना हमारे पास फ्यूचर वैल्यू दिया गया है कि 2 लाख रुपए चाहिए रहेगा मोहित को 5 साल के बाद, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है। तो उसको आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये पूछा जा रहा है, करेक्ट है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। तो सबसे पहले ना आपको अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक फॉर्मूला आपको जरूर मालूम होना चाहिए, जो कि है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। तो यहाँ पर ए ना फ्यूचर वैल्यू हो जाता है, पी प्रेजेंट वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो समझिए अगर आपको क्वेश्चन में ना फ्यूचर वैल्यू पूछा गया होता तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में ना प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बस फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उसी को घुमा देना है। आपको प्रेजेंट वैल्यू में पी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेस टू एन। तो अगर आप सारे नंबर्स को पुट डाउन करेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपीज आ जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। 1 प्लस आर, आर में क्या आएगा गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 7% का, और एन में 5 इयर्स आएगा, राइट। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला को अगर आप ए से मैच करेंगे, ऑप्शन ए से मैच करेंगे, तो एकदम प्रॉपरली आपको वैल्यू पुट डाउन करके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, the appropriate benchmark for a short term debt scheme will be dash. Option A 1 year treasury bill index, option B nifty 50, option C 10-year dated government of India security, option D 5-year dated government of India security. तो गाइस सबसे पहले बेंचमार्क समझ लेते हैं क्या होता है। समझ लीजिए कि आपके क्लास में है ना कोई लड़की थी जो टॉपर थी, राइट, उसको हमेशा वो टॉप करती थी, तो उसको ना आप एज अ बेंचमार्क मान के है ना आप अपना अगर पढ़ाई करोगे, तो अगर आपने कभी भी उससे ज्यादा मार्क्स लाया तो आपने आउट परफॉर्म किया, सेम मार्क्स लाया नॉर्मल रहे, और अगर आपने उससे कम मार्क्स लाया तो आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, राइट। सो वैसे ही है ना अगर कोई इक्विटी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप वहां पर है ना सेंसेक्स या निफ्टी को एज अ बेंचमार्क पकड़ के चल सकते हो कि अगर उससे ऊपर परफॉर्म किया उस इक्विटी स्कीम ने, इक्विटी म्यूचुअल फंड ने, इक्विटी स्कीम ने, राइट, तो आउट परफॉर्म किया, एंड वाइस वर्सा, राइट। वैसे ही लॉन्ग टर्म डेट स्कीम अगर है तो वो 10 ईयर डेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी को एज अ बेंचमार्क मान सकती है। और वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म डेट स्कीम की बात पूछ रही है, तो शॉर्ट टर्म डेट स्कीम में आपको 1 ईयर ट्रेजरी बिल इंडेक्स को ही एज अ बेंचमार्क मानना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 ईयर के रिलेटेड है, और शॉर्ट टर्म डेट स्कीम भी 1 ईयर के अंदर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेल कमीशन इज पेड डैश। A, as long as the investor stays invested in the mutual fund scheme. B, when the investor invests into the mutual fund scheme. C, when the investor exits the mutual fund scheme. D, ट्रेल कमीशन मींस नो कमीशन। सबसे पहले ट्रेल कमीशन क्या होता है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इस एग्जाम पास करने के बाद जब आप बन जाते हैं, आप अपने ARN नंबर ले लेते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ आप एम्पैनलमेंट करा लेते हैं, एंड अपने क्लाइंट्स को है ना आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो आपके क्लाइंट्स जो हर महीने की SIP करेंगे या लमसम अमाउंट आपके पास इन्वेस्ट करेंगे, राइट, आपके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो आपने रिकमेंड किया होगा उनके गोल्स वगैरह के बेसिस पे,
राइट। तो वो AUM बनता जाएगा आपका, AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट कितना इन्वेस्ट आपके थ्रू हुआ है। तो उसी बेसिस पे म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है, AMCs जो है, वो आपको ट्रेल कमीशन प्रोवाइड करती है आपके बैंक अकाउंट में। तो वो ऑन अ कंडीशन प्रोवाइड करती है कि जितना भी अमाउंट है ना आपके थ्रू इन्वेस्ट हुआ है, उसके ही बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो समझो कि 1 करोड़ रुपए अब तक आपके थ्रू इन्वेस्ट हो गया था, आपको उस पे ट्रेल कमीशन मिला, लेकिन अगले ही महीने ना किसी ने 10 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब आपके पास सिर्फ 90 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू हुआ है, तो वो 90 लाख के ऊपर ही आपको ट्रेल कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके बेसिस पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होता है, एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टेज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। समझो आपके सारे क्लाइंट लोगों ने ना आपके थ्रू बंद कर दिया इन्वेस्टमेंट कराना और अपना सारा पैसा विड्रॉल कर लिया, तो क्या आपको ट्रेल कमीशन मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट। जब तक आपके थ्रू क्लाइंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही ट्रेल कमीशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, the market value of a mutual fund scheme portfolio is 15 crores. Its current liabilities are rupees 2 crores. The unit capital is 10 crore and face value per unit is rupees 10. Calculate the NAV per unit. तो यहाँ पर है ना NAV निकालना है गाइस, तो स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। NAV का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? NAV is equal to total assets minus liabilities other than to unit holders upon number of outstanding units। ठीक है, तो अब सबसे पहले है ना आपको है ना टोटल असेट्स चाहिए जो हमारे पास क्वेश्चन में है, लाइबिलिटीज चाहिए जो हमारे पास क्वेश्चन में है, करेक्ट। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आपको चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स को निकालने के लिए यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करना होता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10 करोड़ रुपए यूनिट कैपिटल यहाँ दिया हुआ है और फेस वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 तो 1 करोड़ रुपए आता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। बस अब आपको क्या करना है, 15 करोड़, 2 करोड़ और ये जो 1 करोड़ आया ये फॉर्मूला में आपको इंसर्ट कर देना है। तो टोटल असेट्स की जगह 15 करोड़ आ गया, लाइबिलिटीज की जगह 2 करोड़ आ गया और आपने जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स निकाला 1 करोड़ वो आप यहाँ पर डाल देना है एंड फिर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ₹13। सो यहाँ पर जो NAV पर यूनिट आएगा वो ₹13 आएगा। सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको वो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है और आपको फॉर्मूला पता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द इंडियन इनहेरिटेंस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। नंबर 2, अ पावर ऑफ अटॉर्नी POA कैन नॉट मेक और चेंज नॉमिनेशंस इन अ म्यूचुअल फंड। सो गाइज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट की बात पूछी जा रही है, राइट। तो सबसे पहला वाला पूछा जा रहा है द इंडियन इनहेरिटेंस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। तो ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है गाइस। इंडियन इनहेरिटेंस लॉ है ना म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के ऊपर भी है ना लागू होता है, करेक्ट। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो जैसे जायदाद वगैरह के बारे में आपने सुना होगा ना, जो ट्रांसफर होता है। तो समझ लीजिए कि आपने है ना म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद के रखे हैं 1 करोड़ रुपए के, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं और आपने ना अपनी ना सिस्टर को है ना नॉमिनी बना के रखा था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी को नॉमिनी बनाते हैं तो वो उस आपके जाने के बाद वो उस चीज का मालिक नहीं बन जाता है, आपके उस असेट का या आपके इन्वेस्टमेंट का। आपका सबसे पहला आपके असेट पे सबसे पहला अधिकार होता है लीगल हेयर का। लीगल हेयर मतलब जैसे आपकी बीवी, आपके बच्चे, राइट, उसके बाद ही कोई और आता है आपकी फैमिली मेंबर का। तो इंडियन इनहेरिटेंस लॉ अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स में। इस केस में अगर समझो आपने सिस्टर को नॉमिनी भले ही बनाया होगा और अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो जो 1 करोड़ रुपए अगर वो जाता है तो वो आपके बीवी या बच्चों को जाएगा। अगर बीवी है तो उनको जाएगा और बीवी भी नहीं है तो बच्चा जब माइनर से मेजर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको चला जाता है, पहला प्रायोरिटी उसका होता है। अब सेकंड की बात अगर करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैन नॉट मेक और चेंज नॉमिनेशंस इन अ म्यूचुअल फंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो उसको भी पावर ऑफ अटॉर्नी आप देते हो वो कभी भी नॉमिनेशन चेंज नहीं कर सकता है या बना नहीं सकता है नया। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ट्रू आएगा और ऑप्शन 1 जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, म्यूचुअल फंड्स मस्ट पब्लिश देयर अनऑडिटेड अकाउंट्स वंस एवरी 6 मंथ्स ऑन डैश। ऑप्शन ए ऑन द एमफी वेबसाइट, ऑप्शन बी ऑन द AMC वेबसाइट, ऑप्शन सी ऑन द सेबी वेबसाइट, ऑप्शन डी इन एटलीस्ट 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले तो गाइस म्यूचुअल फंड्स को है ना अनऑडिटेड अकाउंट्स है ना एवरी 6 मंथ्स है ना उनकी खुद के वेबसाइट AMC की वेबसाइट पे ही पब्लिश करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, और इसका जो एडवर्टीजमेंट है ना उनको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में कंपलसरी है करना, ठीक है, और एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में करना जरूरी है। ये भी याद रखिएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों भी काम आए। क्वेश्चन नंबर 13, which of these statements are incorrect? A, the impact of exit load can be ignored by the distributor at the time of repurchase of a mutual fund unit. B, when the investor wants to redeem mutual fund units, the distributor must suggest redemption from the scheme with the maximum exit load. So guys, अगर आप A और B दोनों भी पढ़ेंगे ना तो दोनों भी गलत है
राइट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। हमेशा ना एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको जब भी कोई इन्वेस्टर है ना उसके पास इन्वेस्ट करता है तो है ना, समझो 3-4 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, और ना कभी भी इन्वेस्टर आता है और बोलता है कि मुझे ना पैसा विड्रॉ करना है, मुझे ये इमरजेंसी है या मुझे इस चीज के लिए पैसे चाहिए और मुझे विड्रॉ करना ही है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का है ना पहला धर्म बनता है एक तरीके से, ठीक है, कि वो ध्यान में रखे कि कौन से म्यूचुअल फंड को बेचने में उसको कहाँ एग्जिट लोड ज्यादा भरना पड़ रहा है, कहाँ कम भरना पड़ रहा है, तो सबसे कम एग्जिट लोड वाला ही सजेस्ट करना होता है, या फिर जिसमें एग्जिट लोड नहीं लग रहा है उसमें से विड्रॉ करवाना चाहिए। दूसरा ये भी चीज देखना चाहिए कि कैपिटल गेन टैक्स क्या लग रहा है, क्योंकि ये दोनों भी चीजें ना, एग्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स है ना, इन्वेस्टर के ना ओवरऑल रिटर्न्स को है ना कम करने का काम करता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इन्वेस्टर को प्रॉपर सजेशन दे कि सबसे कम एग्जिट लोड या बिना एग्जिट लोड वाले इन्वेस्टमेंट में से पहले विड्रॉ करना चाहिए, रेस्ट देखा जाना चाहिए कि अगर पूरा विड्रॉ करना है तो अलग बात हो जाता है। तो यहाँ पर है ना ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, identify the false statement. Number 1, when an investor sells his mutual fund units, the repurchase is done by the mutual fund. Therefore, the investor does not have to bear a tax on the capital gains. Number 2, when an investor invests in a debt mutual fund for more than 3 years, the capital gains will be considered as long-term capital gain. Okay. So, इसमें ना दोनों में से है ना हमें false statement पता करना है कि दोनों भी false है या इसमें से कोई एक false है। तो सबसे पहला, when an investor sells his mutual fund units, the repurchase is done by the mutual fund. Therefore, the investor does not have to bear a tax on capital gains. Okay, so यही पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर, क्योंकि देखो जब भी एक इन्वेस्टर है ना अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचता है ना, तो उसने खुद बेचा है, ना कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी ने बेचा है। तो इन्वेस्टर को है ना खुद ही ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेयर करना पड़ेगा। करेक्ट है, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट पहला। तो दूसरा, when an investor invests in a debt mutual fund for more than 3 years, the capital gain will be considered as long term capital gain. ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो सबसे पहले तो राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ओनली वन इज फॉल्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्या होता है। अगर है ना कोई भी इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, और 1 साल के ऊपर के लिए इन्वेस्ट करके कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा, और 1 साल के अंदर विड्रॉ कर रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन नॉन इक्विटी मतलब डेट म्यूचुअल फंड्स और अदर्स म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 3 साल के ऊपर का अगर होल्डिंग पीरियड है और फिर सेल किया गया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब लगता है, और 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 14, identify the true statements with respect to measuring returns for mutual fund schemes. Number 1, the returns published in a mutual fund advertisement should factor the entry or exit load. Number 2, compounded annual growth rate CAGR is the accepted standard of showing returns for investment of holding period of more than 1 year. Option 3, simple returns can be calculated by the formula sale price minus cost price upon cost price into 100. ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए मैंने आपको बताया था एक एक करके करना होता है, राइट। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, द रिटर्न्स पब्लिश्ड इन अ म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट शुड फैक्टर द एंट्री और एग्जिट लोड। तो बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है ये। रिटर्न्स जो भी पब्लिश होता है ना म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट में, वो विदाउट फैक्टरिंग एंट्री और एग्जिट लोड होना चाहिए। तो ये तो निकल गया हमारे करेक्ट आंसर से। अब आता है सेकंड वाला। सेकंड वाला है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR इज द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ शोइंग रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए जब ना 1 ईयर तक का आप रिटर्न्स बता रहे हैं ना, तो आप सिंपल रिटर्न्स के हिसाब से बता सकते हैं एज पर सेबी गाइडलाइंस। लेकिन जैसे ही 1 ईयर या 1 ईयर से ऊपर होता है ना, तो वहां पर है ना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के टर्म्स में आपको बताना होता है रिटर्न्स। एंड सिंपल रिटर्न्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने बचपन में भी सीखा था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ऑप्शन 2 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। कौन सा आंसर करेक्ट हुआ गाइस? ऑप्शन बी, ओनली 2 एंड 3 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, which of these is an important factor while estimating the correct future value of a financial goal? Option A, inflation rate. Option B, economic growth. Option C, returns and gains. Option D, risks which are unexpected. So guys, फ्यूचर वैल्यू निकालने की बात हो रही है, तो स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A is equal to P into 1 plus R raised to power n, और A यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू है, राइट। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू की नीड पड़ेगी। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेट ऑफ इन्फ्लेशन की जरूरत पड़ने वाली है और नंबर ऑफ इयर्स की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP. Option A, SIP can be used to initiate a fresh purchase of mutual funds. B,
SIP can be done in a close-ended fund. C, SIP cannot be done in a new fund offer. D, SIP can be done only in an existing folio. So यहाँ पर है ना आपको ट्रू स्टेटमेंट का पता लगाना है, तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए। सो हम ना एक एक करके ना एलिमिनेट करते जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो नीचे से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी, ए SIP कैन बी डन ओनली इन एन एग्जिस्टिंग फोलियो, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड फोलियो है, उसी में आप SIP शुरू कर सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऑब्वियसली नॉट। आप है ना एक नया फ्रेश परचेज करने के लिए भी नया म्यूचुअल फंड में जिसमें कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसमें भी आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हो और वो नया फोलियो क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये एलिमिनेट हो गया। सी, ए SIP कैनॉट बी डन इन अ न्यू फंड ऑफर NFO। तो जब एक NFO आता है ना तो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना आपको दोनों ऑप्शन देती है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी करके छोड़ सकते हो या आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो कैनॉट वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर बी, ए SIP कैन बी डन इन ए क्लोज एंडेड फंड। तो जब एक क्लोज एंडेड फंड है ना, जब वो क्लोज हो जाता है ना तो उसके बाद आप उसमें SIP शुरू नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ये भी फॉल्स हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट आंसर होगा, ये SIP कैन बी यूज टू इनिशिएट अ फ्रेश परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ऑब्वियसली अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो आप उस म्यूचुअल फंड को ओपन करके उसमें एक SIP शुरू कर सकते हो और एकदम फ्रेश न्यू फोलियो बन जाएगा और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, in which of the following options does an investor receive the distribution in hand? Option A, growth. Option B, income distribution cum capital withdrawal reinvestment plan only. Option C, income distribution cum capital withdrawal option and income distribution cum capital withdrawal reinvestment plan both. ऑप्शन डी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन ओनली। तो यहाँ पर है ना डिविडेंड की बात हो रही है गाइस, कि जब आप कोई इन्वेस्टर है ना एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो उसमें उसको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो हैंड में कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट, हैंड मतलब बैंक अकाउंट में कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए यूजुअली ना म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना दो ऑप्शन ऑफर करती है। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रोथ ऑप्शन, जिसमें है ना मोस्ट ऑफ द लोग हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट, जिसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसमें ना म्यूचुअल फंड कंपनी है ना कभी भी ना डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करती है, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है। एक दूसरा ऑप्शन होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, जिसको आप IDCW बोलते हो और आपको सुने भी होंगे। उसमें उसमें क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी है ना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो सीधा इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आता है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है, ऑप्शन डी। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी होता है जो कभी कभी ऑफर किया जाता है कुछ कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, जिसमें क्या होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसमें क्या होता है जो भी डिविडेंड मिलेगा ना वो है ना री इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो जो डिविडेंड का अमाउंट है उससे री इन्वेस्ट होकर जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो इन्वेस्टर को एलोकेट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये है, बट मैंने आपको तीनों ऑप्शन का मतलब समझा दिया, तो कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट ₹30,000 in an equity fund. The face value of this scheme is ₹10 and the NAV is ₹12. The exit load is 2%. How many units will be allotted to Mr. Suresh? So guys, मिस्टर सुरेश ने ना 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया एक इक्विटी फंड में, ठीक है, उसमें एग्जिट लोड 2% का लग रहा है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है एंड NAV जो है वो अभी 12 रुपए चल रहा है पर यूनिट अपना म्यूचुअल फंड स्कीम का, ठीक है। तो उनको कितनी यूनिट्स मिलेंगे क्वेश्चन पूछा गया। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2500 एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। फॉर्मूला उसका है यूनिट्स अलॉटेड इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन NAV। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय NAV जो है उस स्कीम का चल रहा है उतना आप डिवाइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका यूनिट्स का अमाउंट मिल जाएगा 2500 यूनिट्स। अब आप बोलेंगे कि फेस वैल्यू क्यों नहीं लिया गया, एग्जिट लोड यहाँ कंसिडरेशन में क्यों नहीं गया, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया एग्जाम में। सबसे पहले एग्जिट लोड तब लगता है जब आप सेल करते हैं और वो भी हर म्यूचुअल फंड स्कीम पे नहीं लगता है, जिसमें एप्लीकेबल है उस पे लगता है। तो यहाँ तो खरीद रहे हैं हम, राइट, तो ये तो इररिलेवेंट हो गया। और दूसरी बात है फेस वैल्यू जो 10 रुपए है, अब वो म्यूचुअल फंड स्कीम जब लॉन्च होता है ना, जब NFO आता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो उस टाइम पे ये 10 रुपए रेलेवेंट होता है फेस वैल्यू। उसके बाद जब लॉन्च होने के बाद है ना फिर वो NAV अपना कैलकुलेट करना शुरू करता है एवरीडे बेसिस पे। तो NAV 12 रुपए दिया हुआ है तो हम उसके बेसिस पे यूनिट्स निकालेंगे, ना कि फेस वैल्यू के बेसिस पे, तो वो भी इररिलेवेंट हो गया वहां पर। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स। A, while evaluating the mutual fund schemes, the expense ratio matters more in debt funds than equity funds. B, an ultra short-term debt fund has to mandatorily invest in high credit quality debt securities. तो यहाँ पर है ना फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया गाइस। तो सबसे पहला है जब एक म्यूचुअल फंड को आप इवेल्युएट करते हो, म्यूचुअल फंड स्कीम को इवेल्युएट करते हो, तो एक्सपेंस रेशियो है ना डेट फंड्स में ज्यादा मैटर करता है इक्विटी फंड्स के कंपेयर में। तो भाई गाइस ये करेक्ट आंसर है, देखिए ट्रू स्टेटमेंट हुआ।
फॉल्स नहीं हुआ, क्योंकि डेट फंड्स ना ऑलरेडी इक्विटी फंड से है ना कम रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं, राइट। एंड उसमें अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगेगा तो फिर ऑटोमेटिकली रिटर्न्स और भी कम हो जाएंगे। तो है ना, एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक्सपेंस रेशियो हमेशा देखे कि वो जितना से कम हो। तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये तो ऑप्शन से ही बाहर हो गया। ओनली बी इज फॉल्स हो सकता है, देखते हैं वो भी है कि नहीं। बी, एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटरीली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज। तो देखो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड है जो कि ऑलरेडी बहुत कम रिटर्न्स निकाल के देगा और उसमें बहुत कम रिस्क लेना चाहिए। तो यहाँ पर कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज में ही वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। ऑप्शन बी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पॉन्सर ऑफ अ म्यूचुअल फंड कैन बी कंपेयर्ड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी, स्टेट वेदर ट्रू ऑफ फॉल्स। तो गाइस, सबसे पहले ना, स्पॉन्सर एक चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता है कंपनी का। स्पॉन्सर ना प्रमोटर होता है एक म्यूचुअल फंड का। वो आता है, स्पॉन्सर आता है जब वो कैपिटल लेकर आता है, वो एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाता है, वो एएमसी सेटअप करता है ताकि म्यूचुअल फंड्स का जो ऑपरेशन है वो प्रॉपर्ली रन हो सके और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दिलाया जा सके, ठीक है। सो स्पॉन्सर एक प्रमोटर है, ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21, which one of these is an advantage of investing in mutual funds? Option A, economies of scale. Option B, portfolio customization. Option C, choice overload. Option D, all of the above. तो ठीक है, जो एडवांटेज है ना वो तो है सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब मैं समझा देता हूँ गाइस। समझिए, आप है ना, आप और आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है ना एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी सारा पैसा जा रहा है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहा है, एंड वो जो फंड मैनेजर है वो प्रॉपरली हर जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, करेक्ट है। एंड आपसे उसके बदले एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है, जो रिसर्च के लिए जो भी खर्चा लगता है एंड ऑफिस स्पेस के लिए जो भी खर्चा लगता है, वो एक तरीके से सारे इन्वेस्टर्स में उसका खर्चा बढ़ जाता है एक्सपेंस रेशियो के। तो वहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल करेक्ट आंसर हो गया, जो एडवांटेज हो जाता है। आपके ऊपर सारा बर्डन नहीं आते अकेले के ऊपर, वो सब में बढ़ जाता है। तो ये एडवांटेज हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब बाकी दो चीज एडवांटेज क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड के सिनेरियो में पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, क्या आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना जाके खुद का पोर्टफोलियो कस्टमाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद डिसाइड करता है कि उसको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, कौन सा स्टॉक उसको खरीदना है। तो आप उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड थर्ड, चॉइस ओवरलोड। अब क्या हो गया ना कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस होने की वजह से ना बहुत सारे मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिसमें ना इन्वेस्टर्स अब खुद कंफ्यूज होने लग गया है कि इसमें इन्वेस्ट करूं, इसमें इन्वेस्ट करूं या उसमें इन्वेस्ट करूं। तो चॉइस ओवरलोड हो चुका है, चॉइस जो दिया गया है वो बहुत ओवरलोड हो गया है, एंड वो अब एडवांटेज ने डिसएडवांटेज बन चुका है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, how often should the key information memorandum KIM be updated? Option A, every quarter. Option B, twice in a year. Option C, at least once a year. Option D, it need not be updated after it is issued once. So as per NISM workbook guys, every 6 months में ना एक बार तो KIM update होना ही चाहिए। every year फिर 2 हो गया, तो option B, twice in a year करेक्ट आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, एज द कंप्लीट एक्सपोजर इज टू अ सिंगल सेक्टर फंड्स आर हाई ऑन डैश। ऑप्शन ए, लिक्विडिटी रिस्क। ऑप्शन बी, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट रिस्क। ऑप्शन डी, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो गाइस, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ सेक्टोरल फंड्स के बारे में पूछा जा रहा है, एंड सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, ये सब है ना बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क के साथ आते हैं, क्योंकि अभी एक सेक्टोरल फंड में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। जैसे अभी अगर मैं आईटी सेक्टर फंड की बात करूं तो आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट होगा। बैंकिंग सेक्टर के फंड्स हो गए तो बैंकिंग के जितने स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट होगा। तो जब भी किसी एक सेक्टर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो पूरा का पूरा कंपनीज जो भी उस सेक्टर के अंदर है सबको भी झेलना पड़ता है, एंड फिर उस फंड का रिटर्न्स है ना खराब आने के चांसेस होते हैं, राइट। एंड देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑन दैट, इसीलिए ऑप्शन बी, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर unclaimed dividends in mutual fund schemes? Option A, the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies within the distributor in a dividend plan. Option B, the responsibility of ensuring that the dues are claimed lies solely with the investor. Option C, asset management company is expected to make a continuous effort to remind the investors to claim their dues. सो गाइस, देखिए, जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड्स है ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, वो है ना एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काम बनता है कि वो ना अपने इन्वेस्टर्स को है ना लेटर्स वगैरह भेज के है इन्फॉर्म करे कि उनका कुछ अनक्लेम्ड डिविडेंड है एंड उनको वो ले लेना चाहिए, राइट।
इवन उनको है ना कंपल्सन किया है सेबी ने कि एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आप बताओ कि कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो अनक्लेम्ड है एंड कितने सारे इन्वेस्टर्स का है। सो वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है सो दैट इन्वेस्टर्स को आइडिया रहे कि वो अपना डिविडेंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ऑप्शन बी स्टॉक सिलेक्शन, ऑप्शन सी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस क्वेश्चन देखे तो यही लग रहा है कि आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि देखिए जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाया जाता है ना तो उसके अंदर ऑब्वियसली स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया होगा। अगर इक्विटी फंड की अगर हम बात करें, इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें तो स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्टॉक्स को सिलेक्शन करने से पहले एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई गई रहेगी कि मुझे क्या ऑब्जेक्टिव है इस पोर्टफोलियो को बनाने का, क्या मुझे वेल्थ क्रिएट करना है या मुझे कोई गोल फुलफिल करना है, उसके हिसाब से मुझे बना रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर ये सारी स्ट्रैटेजी लगाने के बाद एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एक पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस में, राइट। अगर आप एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी में अग्रेसिव जाते हो तो हाई रिटर्न्स एंड हाई रिस्क दोनों भी हो जाता है कि रिस्क ज्यादा लोगे तो रिटर्न्स बनने के ज्यादा चांसेस भी है एंड डाउनसाइड भी होता है उसका। तो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस ये तीनों भी फैक्टर्स के बेसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, डैश आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय मीडिया एंड रिसर्च एनालिस्ट्स to check the performance of various schemes of a mutual fund. Option A, annual accounts of the AMC. Option B, key information memorandum scheme. Option C, investment management agreement. Option D, fund fact sheet. So guys, see, जो भी मीडिया एंड रिसर्च एनालिस्ट है ना, वो उनको अगर परफॉर्मेंस चेक करना होता है म्यूचुअल फंड का तो वो एक चीज इसमें से करेक्ट आंसर है, उसको यूज करते हैं, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपको अपनी समझ से ये क्वेश्चन को पढ़ के सारे ऑप्शंस को प्रॉपर्ली समझ के जो भी आपने अब तक लर्न किया है उसको मद्देनजर रखते हुए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। सिंपल है गाइस, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आप अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए फुल तैयार हो, राइट। एंड अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो आपको डेफिनेटली वापस से कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। तो दोबारा आप NISM के 1 to लेके 12 चैप्टर के वीडियो जरूर देखिएगा। बुक को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से पढ़ सकते हैं सो दैट आप एग्जाम रेडी हो सके। एंड मेरे को एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है, वो ये है कि NISM 5A एग्जाम क्लियर करने के बाद असली गेम शुरू होता है जब आप अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू करते हैं। इसी स्टेज पर सही प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी होता है और मैंने असेट प्लस को चूज किया। असेट प्लस इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो MFDs के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसमें क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फास्ट हो जाता है एंड अननेसेसरी पेपर वर्क का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। साथ ही एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर का आपको सपोर्ट मिलता है जो आपको गाइड करते रहते हैं ताकि आप अपने AUM को ग्रो करने पर फोकस कर सकें। असेट प्लस प्लेटफॉर्म पर एक्सपर्ट क्यूरेटेड पोर्टफोलियो भी मिलता है जो स्पेशली आपको क्लाइंट मीटिंग में काफी हेल्प करता है और मार्केटिंग के लिए रेडीमेड टूल्स होते हैं जो स्पेशली न्यू MFDs के लिए काफी यूजफुल होता है। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो असेट प्लस का लिंक दिया गया है उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।